कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। खबरों को तफसील से देखते हैं। पुंछ जिले को कश्मीर से जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड को बारिश और ताजा बर्फबारी की वजह से लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तूदा गिरने की वजह से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। वादी कश्मीर में लगातार मौसम की खराबी की वजह से आज फिर एक बार मुगल रोड को ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए बंद कर दिया गया। वाज़ह रहे, पहले ही कई राजनीतिक पार्टियों ने ये सुझाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजा है कि इस सीट के लिए जो पार्लिमानी इंतखाबात हैं उनको पोस्टपोन किया जाए, चूँकि यही बताया गया है कि आने वाले दिनों यानी 6 मई तक मौसम की खराबी की वजह से यानी कि मुगल रोड को कई बार बंद करना पड़े, तो आगे भी अगर ये मुगल रोड बंद रह गया तो यकीनन इससे जो है बताया जा रहा है जो पार्लिमानी इंतखाब पर असर पड़ सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे की क्या रणनीति होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुक्रिया। जिला रामबन के परनौत इलाके में जमीन खिसकने के वाकये में तकरीबन 50 से 60 घर तबाह हो गए। वहीं तकरीबन 100 घरों को खतरा लाहक है और इंतजामिया ने इलाके में अलर्ट जारी किया हुआ है। वहीं रामबन गुल सड़क राब्ता मुनक़ते हो गया है और बिजली का तरसीली निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया, जिससे गुल सिंगलदान भटनी सुंबड़ का इलाका बिजली से महरूम हो गया। वाज़ह है कि गुज़िश्ता 2 दिनों से जमीन खिसकने का सिलसिला जारी है और इसकी जद में एक रिसीविंग स्टेशन 400 kV टावर भी आया है। जिला इंतजामिया ने मुतासरा कुंबों को महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल कर दिया, जिसमें पंचायत घर परनौत कम्युनिटी हॉल मैत्रा में लोगों को रहने के लिए मुंतकिल किया गया। कुछ कुंबे अपने करीबी रिश्तेदारों के घरों में रहने पर मजबूर हैं। जिला इंतजामिया ने एक कंट्रोल रूम भी कायम किया है, जिससे मुतासरीन की फौरी इमदाद कराना है। वहीं इनके खाने पीने रहने का मुकम्मल इंतजाम किया गया है। जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन बसीरुल हक चौधरी ने आवाम से गुजारिश की है कि वो इनकी मदद में पेश रहें, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा जो एपिसोड है ये परसों शाम को हुआ, लगभग कोई 5 बजे के करीब जो है वो लोगों को पहले हमारी रोड जो है वो सिंक हुई, उसी के बेसिस पे जो है वो इन्फॉर्मेशन गई। तो हमने प्रिकॉशनरी मेजर पे लगभग उस दिन जो है वो 30 फैमिलीज़ को जो है वो हमने वहाँ से शिफ्ट किया, इवैक्यूएट कर लिया। और दूसरे जो 26 फैमिलीज़ हमारी और थी जिनको हमने जो है वो दूसरे दिन सुबह जो है वो वहाँ से शिफ्ट कर लिया, उनका माल लाइफ स्टॉक जितना भी था उसको भी शिफ्ट कर दिया। तो टोटल आज की डेट में भी हमारा जो है अभी लैंड जो है वो कंटिन्यूसली सिंक कर रही है। तो उसमें टोटल अभी तक हमारी जो है जिन फैमिलीज़ को हमने वहाँ से इवैक्यूएट करके सेफ़ प्लेसेस पे एज ए प्रिकॉशनरी मेजर सो दैट कि हमारी प्रिपेयर्डनेस जो डिज़ास्टर की रहती है उसके मुताबिक हमने जो है वो 100 फैमिलीज़ को हम जो है वो इवैक्यूएट करके, तो हमारे यहाँ पे 3-4 जो है वो हमारे रिलीफ कैंप हैं। एक तो यहीं पे पंचायत घर में है जो परनौत के अंदर है, दूसरा हमारा जो है मैत्रा के अंदर है, और एक जो है हमारा मेन बाज़ार के अंदर है। वो इसलिए क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि जैसे यहाँ बारिश है ज़्यादा, तो यहाँ पे ज़्यादा इतना गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स नहीं है जिनको हम एज अ रिलीफ कैंप बना सके, तो इसलिए हमने शिफ्ट किया है। बट वी आर वेटिंग कि हमारा यहाँ पे टेंट का भी सिस्टम चल रहा है जिसको हम 1 वीक के लिए जो है वो चला रहे हैं। बाकी जितना भी जो फूड का है, जैसे एज़ पर जो ह्यूमन रिक्वायरमेंट है, जैसे 3 टाइम का खाना होता है, 2 टाइम की चाय होती है, प्लस जो हमारे वहाँ पे मेन है एक मेडिकल का कैंप वहाँ पे लगा हुआ है, प्लस हमारा जो सैनिटेशन की जो पूरी टीम बैठती है, हमारे नोडल अफसर हैं, अगर किसी किस्म की हमारी जो मेडिकल इमरजेंसी टीम है 24/7 काम करती है अलॉन्ग विद द टीम ऑफ द डॉक्टर्स। और बाकी जितना भी जो रिक्वायरमेंट्स हमारी है, जैसे अभी हमें बाकी चीज़ें हैं हम असेसमेंट कर रहे हैं। आज सुबह से हमने जो है वो यहाँ पे कैंपिंग की हुई है। आपने देखा होगा कि आप पीछे मेरे देख ही रहे हैं कि यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट की होती है, जिसका चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर होता है, तो हमने यहाँ पे ऑफिस कैंप ही यहीं पे लगाया हुआ है। और ये हम तब तक ये कैंप यहाँ पे चलता रहेगा जब तक ये रिलीफ का सारा काम और पूरी असेसमेंट हमारी जो है वो पूरी नहीं हो जाती है। सबसे बड़ा चैलेंज इस समय ये है कि रेनफॉल जो हो रही है सबसे बड़ा चैलेंज है। एक बार ये रुके सो दैट कि हम जो है वो बाकी असेसमेंट भी कर पाएँ। लैंड सिंक हो रही है तो क्या अभी शुरुआती जांच में क्या निकल कर सामने? अभी हमारी जियोलॉजी की टीम जो है वो आई हुई है, वर्दी डिवकम जम्मू ने जो है वो टीम को सेंड किया, तो अभी वो सैंपल्स वगैरह ले रहे हैं, तो आपका उसके बाद जो है वो बताएंगे। बट एज ए प्रिकॉशनरी मेजर उन्होंने भी जो है वो यही बोला है कि इस एरिया को जो है वो अभी बिल्कुल किसी किस्म 2 दिन से हम देख रहे हैं कि ये इलाका बराबर धंस रहा है। जहां हमने पहले देखा कि इसमें कम घर थे, लेकिन अब इसकी जद में मजीद भी घर आ रहे हैं, क्योंकि 24 से ये आंकड़ा अब लगभग 30-32 की तरफ जा रहा है। जहां टोटल डैमेज की बात करें, क्योंकि रिस्क में 20-22 घर और भी हैं जो इसके बॉटम में है, 7 घर इसके टॉप पे है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्रैक्स पड़े हुए हैं घरों में। परेशानी है तो जाहिर सी बात है, हालात किस तरह के हैं ये तमाम चीज़ें तो आप देख ही रहे हैं।
हालांकि हमारी रिक्वेस्ट तो एडमिनिस्ट्रेशन से और लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से यही है कि कंपनसेट किया जाए, हमें ज़मीन कहीं फराहम की जाए, क्योंकि अब ना हमारे पास घर है ना हमारे पास ज़मीनें हैं, और कुछ लोगों का तो रोज़गार भी खेती बाड़ी से जुड़ा था, तो वो लोग भी बेरोज़गार हो गए। तो 3 तरह की हमारी डिमांड्स रहेंगी जो टॉप पे हैं। एक तो ये कि हमें आप ज़मीन दे दीजिएगा 10 मरले पर हेड, और उसके बाद आप हमारे लिए कंपनसेशन का इंतज़ाम कीजिएगा ताकि हम उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकें। और तीसरी बात, वो जो लोग बाग मालकान थे या फिर जो खेती बाड़ी कर जिनका ज़रिया आमदनी यही था, सोर्स ऑफ इनकम यही था, आप उनके लिए भी रोज़गार का कुछ कीजिए। कहूँगा कि ये बहुत बड़ा हादसा है, दिलदोज़ हादसा है, जहाँ हमारी ज़मीन जो है तकरीबन 2 किलोमीटर के करीब जो है खिसक गई, जिसमें हमारे रिहायशी मकानात जो हैं और जानवर जो हैं यहाँ पे रहा करते थे। बहुत अफसोस है, इसकी भरपाई हम नहीं कर सकते। बहरहाल हम गवर्नर साहब और उनके एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहेंगे कि जल्द अज जल्द इनको जो है रिहेबिलिटेट किया जाए। इसके अलावा हम अपने पार्टी हाईकमान तक भी हमने बात रखी है, तो वही फ़राइज़ अंजाम देते हुए मैं अपने पार्टी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब ने मुझे यहाँ भेजा है कि आप वहाँ सूरत हाल देखिए, इंशाल्लाह वो खुद भी आएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नर साहब और उसके इंतज़ामिया जो है इनको जल्द अज जल्द जो है फराहम करो। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन का खासकर डिप्टी कमिश्नर रामबन का शुक्रिया करता हूँ कि वो शायद पूरी टीम लेकर कल से यहाँ पे खैमाजन हैं, तो जितना भी हो सकता है तो हम भी उनके शाना बशाना है। जैसे भी ये परसों से चल ही रहा है अभी तक, और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आप देखेंगे कि कम से कम 300 से ज़्यादा इसमें लोग जो इन्वॉल्व हो चुके हैं, 57 हाउसेज डैमेज हो चुके हैं और 82 और कह रहे हैं, तो एक पूरे गांव का गांव ही चल रहा है। तो हमारी यही गुजारिश है, करने और कहने में बहुत बड़ा फर्क होता है। नेशनल मीडिया ने चलाया, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कहा, हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट से है कि रिहेबिलिटेशन का आप क्या कहेंगे, क्या इनको कहीं ज़मीन अलॉट की जाए और वहाँ पर कंपनसेशन अनाउंस की जाए। ये मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा इंसिडेंट हो रहा है, इतना पूरा गाँव चल रहा है और अभी भी चल रहा है। मुझे लगता है इसमें जायद कम से कम 100 से ज़्यादा घर आएंगे और 500 से ज़्यादा फैमिली लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाएंगी। हमारी सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि हम शुक्रगुजार हैं डीसी रामन के कि खाने का इंतजाम कर रहे हैं, टेंट लगाए हैं, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोएक्टिव हुई कल पूरी आपकी मीडिया आने के बाद। बट आज हमारी गुजारिश है कम से कम इनके लिए लैंड एलोकेशन की जाए और कंपनसेशन अनाउंस की जाए 30 से 40 लाख रुपए हर फैमिली के लिए, ताकि उनकी जो जिंदगी है वो शुरू हो सके, क्योंकि किसी का आशियाना उजड़। परनौत इलाके में हम मौजूद हैं, जहां की तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि एक डिज़ास्टर यहां पर आई और डिज़ास्टर में ये हुआ कि पूरा इलाका सिंक हो रहा है और 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर का रेडियस है, पूरा लगातार यहाँ पर सिंक होता जा रहा है। मेरे पीछे की तस्वीर आप देखिए किस तरह एक घर जो है मुकम्मल तौर से डैमेज हो गया और दूसरा घर जो है उसमें जो है क्रैक्स इतने पड़े हैं कि ये घर जो है कुछ ही टाइम बाद ढह जाने वाला है। इस साइड में आप देखेंगे वॉशरूम है, ये भी ख़त्म हो गया। ये जो कच्चा घर मकान था जहाँ हम जानवर वगैरह रखते हैं, उसकी तस्वीर ये है कि इस तरीके से है। और ये नज़ारे जो है यकीनी तौर से दिल दहला देने वाले नज़ारे हैं यहाँ पर, जो हमने परनौत इलाके से लगातार हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि किस तरह के यहाँ के मंजर है। और इसने इस तरीके से हम देखेंगे कि क्या, देखिए आप क्या हालत बनी हुई है। ये खतरनाक रास्ता यहाँ बना हुआ है, खतरनाक जगह है। हमारे साथ कुछ लोग मकामी लोग मौजूद हैं। जी बताइए, आप यहाँ रहते थे, ये तस्वीरें देख के कैसा लग रहा है? दिल खराश है, कितना नुकसान हुआ, क्या कहेंगे? बहुत खराश है सर, नुकसान की तो बात ही नहीं है, हद से ज़्यादा नुकसान है। अच्छा, अब ना कोई नींद आती है, पूरी उम्र का मतलब कमाई जो भी इंसान करता है तो ये इसी गृहस्थी के लिए करता है। आज ये छोड़ के भागना पड़ा, बहुत सारे लोग इधर से भागे, अभी चल ही रहा है, कोई रहने का तो है नहीं। घर पूरे डैमेज हो गए, रास्ते डैमेज हो गए, पूरा एरिया जा रहा है। तो आप क्या प्रशासन से क्या गुजारिश करेंगे? आप लोग को दोबारा जिंदगी शुरू करनी है बाल बच्चों के साथ, क्या उम्मीद है आपको? बस यही उम्मीद है सर प्रशासन से कि कोई किस तरह से हमारी मदद की जाए, हमको कोई फैसिलिटी दी जाए ताकि दूसरी जगह पे कोई शटल कर सकते हैं। अच्छा, तो आप भी यहीं रहते थे? आपके घर भी यहीं पे थे? क्या हुआ, नुकसान कितना हुआ है? बहुत नुकसान हुआ है सर। अच्छा जी, पूरे घर निकल गए? पूरे घर निकल गए, पूरी जमीन निकल गई। अच्छा जी, तो अभी कहाँ रह रहे हैं आप? हम रह रहे हैं जी पंचायत घर में रहते हैं, कभी कहीं रहते हैं, कभी कहीं रहते हैं। अच्छा जी, मतलब आप खुले आसमान तले आने पे मजबूर हो गए हैं? जी। तो क्या कहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से क्या गुजारिश करेंगे आप? क्या करेंगे? मदद करने के लिए? मदद करने के लिए सर। अच्छा, आप मदद चाहते हैं ताकि आप अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू कर पाए? जी सर। ठीक है। तो ये मकामी लोग हैं, इनका कहना है कि इनकी यही गुजारिश है कि दोबारा ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं
ये मंज़र है, ये तस्वीर है जो हम आपको लगातार न्यूज़ 18 की वसादत से दिखा रहे हैं कि किस तरह की तबाहकारियाँ जो है यहाँ पर इस लैंडस्लाइड और लैंड सिंकिंग की वजह से पेश आई है। लोगों के घर जो है यहाँ पर 50 से 60 घर, इसी तरह यही तस्वीर हर घर की है, यही हाल जो है हर घर का बना हुआ है और पूरा टूट के कचुमर हो गए हैं, घर टूट गए हैं, उनकी गृहस्थी सब सामान यहाँ इसके नीचे दब गया। लोग घरों से सामान नहीं निकाल पाए क्योंकि उस आपदा ऐसी थी, अचानक ये आया कि लोगों को मौका ही नहीं मिला यहाँ पर संभलने का कि वो घरों से सामान निकाल सके, कुछ कर सके। लेकिन फिर भी जानी नुकसान नहीं हुआ। बड़ी बात ये थी कि जानी नुकसान हुआ। यहाँ पर मैं थोड़े मंदिर की तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। जो यहाँ सामने एक मंदिर है उसमें भी क्रैक्स बहुत ज़्यादा पड़े हुए। देखिए सामान किस तरह, ये जो पूरा जो घर का जो बीम्स वगैरह थे वो सब टूट के बिखर गए हैं। ये रास्ता यहाँ से है, देखिए रास्ते की हालत क्या बनी हुई है। रास्ता भी पूरा क्रैक हो गया है, टूट गया है, ख़त्म हो गया है और ये पूरा इलाका जो है लगातार सिंक हो रहा है और इस सिंकिंग की वजह से पूरे इस गूल संगलदान सड़क राब्ते को भी नुकसान पहुंचा है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ की बिजली का तरसीली निज़ाम वो भी पूरे तरीके से डैमेज हो गया। ये मंदिर की तस्वीर है, देखिए किस तरह क्रैक्स पड़े हुए हैं यहाँ पर। शुरुआत से आप देखेंगे कि ये क्रैक्स ऐसे है कि ये लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। कल की तस्वीर यहाँ कुछ और थी और अभी की तस्वीर कुछ और दिखाई दे रही है आपको। देखिए ये मंदिर है, यहाँ मंदिर में भी क्रैक्स पड़े हुए हैं और ये इसी तरह के मनाजर यहाँ से आगे के घरों में भी आप देखेंगे। यहाँ की दीवार जो है, देखिए दीवार किस तरह फट के यहाँ पर गिर गई है। तो ये कुदरत का हम कहर कहेंगे इसे। यहाँ इस परनोत इलाके में जो पेश आया है उसके बाद जो है यहाँ मंजर जो अलग हो गया, लोगों को घरों से शिफ्ट किया गया। पहले वो टेंट्स में रह रहे थे, अभी एडमिनिस्ट्रेशन उनको दूसरे लोकेशंस पर शिफ्ट किया हुआ है और ये बढ़ता ही जा रहा है, इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। देखिए लोगों के घरों का सामान, चावल वगैरह थे, सब यहीं पे रह गया। आलू आपको दिख रहे हैं, जूते दिख रहे हैं, यहाँ पर सब यहाँ पर छूट गया उनका और यहाँ से वो निकाल नहीं पाए। आप यहाँ से अंदर की तस्वीर देखो, किस तरह बच्चों के कपड़े हैं, किताबें हैं, बिस्तर है, सब का सब यहीं पे रह गया। वो कुछ नहीं निकाल पाए इन कच्चे घरों से। इन गरीब लोगों के जो है ज़िंदगी भर की कमाई और ज़िंदगी भर का यही था, यहाँ पर इनका गुजारा था और ये भी ख़त्म हो गया है। देखिए इस मकान में किस तरह दरारें पड़ी हुई हैं, किस तरह ये ख़त्म हो गया, पूरा टूट के तहस नहस हो गया है। ये मंज़र जो है दिलखराश है और लगातार ये जो है इंटेंसिटी इसकी बढ़ती जा रही है। ये देखिए इस तरफ में भी मकान गिरा हुआ है, ये इसका कच्चा मकान था, ये भी गिर गया है। पूरा हर तरफ जो है तबाही का आलम है और ये जो इंटेंसिटी इसकी है लगातार बढ़ती जा रही है। हम आपको ग्राउंड ज़ीरो से लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 की वसादत से कि परनोत इलाके में क्या मंजर हुए जब यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई। लैंड सिंकिंग के बाद ये पूरा इलाका जब धंसने लगा। देखिए सामने शेड बना, किचन शेड था, वो भी उसके सामने टावर है, वो भी पूरे पेड़ जो है यहाँ, ये सामने आश्रम आपको दिखेगा, वो भी टूट के बिखर गया है। और ये पेड़ वगैरह जितने भी यहाँ बाग होता था, इस इलाके में बहुत फर्टाइल ज़मीन थी, यहाँ पर बाग होते थे, यहाँ पर फसलें उगाई जाती थी, यहाँ अनारदाना बनता था, यहाँ खुबानी बनती थी, तमाम तरह अखरोट है, सभी तरह के पेड़ जो है यहाँ पर हुआ करते थे। लेकिन आज जो है ये सब जो है मिट्टी में मिल गया है, सब चीज़ें मलियामेट होती जा रही है। ये तस्वीरें जो है देखिए दिलखराश है और हमारी न्यूज़ 18 की कोशिश यही रही कि आप लोगों तक ग्राउंड ज़ीरो से हम तस्वीरें पहुँचाए। ये देखिए यहाँ घर के हालात क्या है, देखिए किस तरीके से घर जो टूट रहा है और धीरे धीरे ये ज़मीन सिंक होती जा रही है। ये मकान देखिए इसका जो ये जो पीछे से ऊपर की तरफ उठ रहा है और आगे से नीचे की तरफ धंस रहा है। ये क्रैक्स बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं और ये मंजरनामा जो है कल कुछ और था, अभी कुछ और है और ये आने वाले वक्त में ये बढ़ता जा रहा है और लैंड सिंकिंग लगातार होती जा रही है। तो अब अथॉरिटी जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम्स यहाँ पहुँची हुई थी, एनडीआरएफ की टीम्स है, सभी लोग मायना ले रहे हैं कि क्या वजूहात रही होंगी कि इस तरह की बहुत बड़ी ट्रेजेडी इस इलाके में पेश आई। फिलहाल इस वक्त यह है कि कम से कम 300 से 400 लोग जो है यहाँ पर नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए और 50 से 60 घर है जो मुकम्मल तौर से डैमेज हो गए हैं, जिन्हें सेफर लोकेशन की तरफ शिफ्ट किया गया है। अब अथॉरिटीज़ भी कोशिश कर रही है कि उन लोगों को फिलहाल टेम्प्रेरी रिलीफ दिया जाए, लेकिन आने वाले दिनों में हमारी उम्मीद यही है कि एक रिहेबिलिटेशन प्लान बनाया जाएगा और एक रिपोर्ट मरतब की जाएगी कि किस तरीके से इन लोगों को दोबारा से इनकी ज़िंदगी बसर करने के लिए इन्हें एक मौका मिलना चाहिए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए परनोत से बिलाल बाली। उधर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मौसम में अचानक आई तब्दीली और इलाके में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में ज़बरदस्त कमी रिकॉर्ड की गई। इससे मकामी लोगों को अपने सर्दियों के कपड़े भी निकालने पर मजबूर होना पड़ा। जगदीश भारद्वाज उधमपुर से बोल रहा हूँ। आज मौसम ने तो एकदम ही करवट बदल ली है। कल इतनी गर्मी होने के बावजूद ऐसे लग रहा था कि गर्मी आ गई है, लेकिन रात को जब हवाएं ठंडी चली और बारिश शुरू हो गई और इतनी ठंड हो गई कि लोगों ने गर्म कपड़े निकालना शुरू कर दिया। हमने भी गर्म कपड़े ओढ़ना शुरू कर दिया। अभी 1 घंटा पहले भी जहां बूंदाबांदी हो रही थी तो ऐसे लग रहा था जैसे दिसंबर का महीना है और ये बेमौसमी बारिशों की वजह से लोग बीमार भी हो रहे हैं
और लोगों की कणक की फसल जो है पक चुकी थी और उसको भी किसानों को भी मुश्किल हो रहा है। बाकी ये किसी के हाथ में नहीं, ये कुदरत का ही एक निज़ाम है जिसकी वजह से ठंड का अब माहौल है और लगातार ही बारिशों का मौसम शुरू हो गया है, तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो वादी में पिछले कई रोज से बारिशों का सिलसिला जारी है, जो नई शजरकारी के लिए बेहद मुफीद समझी जाती है। हार्टिकल्चर ऑफिसर तराल का कहना है कि जिन लोगों ने अपने मेवा बागात में स्प्रे नहीं किया होगा वो मौसम ठीक होने के साथ महकमे के साथ राब्ता करें ताकि उन्हें स्प्रे के हवाले से जानकारी फराहम की जा सके। स्टेज वनकस स्टेज चलान सो चलान पेटल फॉल स्टेज तथ पे स्प्रे कर्म रिकमेंड स्प्रे शेड्यूलस मज दिथ यम कर्म टाइमस पे सो स्प्रे तमिस कहें तह परवाह कि तमिस स्कैब हज चांसेस तो मगर यम वन कर्म कमिस वन मिस गई स्प्रे ये पेटल फॉलस पे स्प्रे ये गई मिस रिकमेंड कर्म डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी सो बनोमुत शेड्यूल तो तम पे मतलब यम कर्म तमिस पे गाबन कह सह कर मौसम ठीक गि सह हे तम सात कर प्रोटेक्शन यह फंजिसाइड स्प्रे तो बे ओवरऑल मतलब ये रूट असल खास कर न्यू प्लांटेशन वनकस नो प्लांटेशन कर जान या हाई डेंसिटी तथ असल ये तम खुद महफूज ये फायदेमंद ये अगर ये रूद पे वक्त पत वक्त। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक। हाँ वोट डाला बहुत आराम से, बहुत बड़ी खुशी है। हमारा मुल्क तरक्की करो, अमन चैन में रहे। वोट डाला आपने? हाँ बहुत आराम से वोट डाला हमने। देश के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है ना, अगर देश ने इतनी तरक्की की है इस वक्त तो हमें भी उसके लिए कुछ करना ही चाहिए ना। जो भी आते हैं, जो भी इलेक्टेड पर्सन आए, उनको चाहिए कि सबसे पहले यूथ का ध्यान रखें, जो बेसिक इश्यूज हैं उनकी तरफ भी ध्यान रखें। इस साल मेरा पहला वोट है और आज मैं वोट अपनी स्टेट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए देने आई हूँ। जो पोलिंग स्टेशन है इसमें बड़े अच्छे तरीके से कतारों में लोग आ रहे हैं और अच्छे तरीके से वोट डालने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा हम बहुत खुश हैं। जब भी आप अपनी ड्यूटी निभाते हैं और जब भी अपने राइट को एक्सरसाइज करते हैं तो आपको हमेशा खुशी होती है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मैं अपना वोट कास्ट कर सका। जो त्योहार है ये हर 5 साल के बाद आता है और मैंने नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए मैंने वोट किया। कैसा लग रहा है, पहली बार आप वोट कर रहे हैं? काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी एक्साइटेड थी मैं और मैं तो काफ़ी टाइम से थी कि नहीं मेरे को फर्स्ट टाइम वोट करना है। मैंने तो अपनी फ्रेंड्स को बताया वोट दी हमारे गवर्नमेंट है हमारी। हाँ, उम्मीद किया आपको क्या हमारे आपके काम होंगे, किस लिए वोट दिया? गवर्नमेंट कम देती है, खर्चा देती है, सब कुछ देती है। मैंने जो अपना वोट कास्ट किया वो मैंने इस उम्मीद के साथ किया है कि जो भी हमारा उम्मीदवार हो वो विकास करवाए और हमारे इलाके की तरक्की करवाए, हमारे नौजवानों की जो समस्याएं हैं उसको सुधारे। देखिए ये लोकतंत्र का महापर्व आज द्वितीय चरण का मतदान हो रहा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि ये लोग सुबह 6:30 बजे लाइन लगा कर खड़े हुए हैं, सब कुछ छोड़ छोड़ के सबसे पहले मतदान करने के लिए आए हुए हैं। हाँ वोट डाला बहुत आराम से, बहुत बड़ी खुशी है। हमारा मुल्क तरक्की करो, अमन चैन में रहे। वोट डाला आपने? हाँ बहुत आराम से वोट डाला हमने। देश के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है ना, अगर देश ने इतनी तरक्की की है इस वक्त तो हमें भी उसके लिए कुछ करना ही चाहिए ना। जो भी आते हैं, जो भी इलेक्टेड पर्सन आए, उनको चाहिए कि सबसे पहले यूथ का ध्यान रखें, जो बेसिक इश्यूज हैं उनकी तरफ भी ध्यान रखें। इस साल मेरा पहला वोट है और आज मैं वोट अपनी स्टेट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए देने आई हूँ। जो पोलिंग स्टेशन है इसमें बड़े अच्छे तरीके से कतारों में लोग आ रहे हैं और अच्छे तरीके से वोट डालने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा हम बहुत खुश हैं। जब भी आप अपनी ड्यूटी निभाते हैं और जब भी अपने राइट को एक्सरसाइज करते हैं तो आपको हमेशा खुशी होती है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मैं अपना वोट कास्ट कर सका। जो त्योहार है ये हर 5 साल के बाद आता है और मैंने
नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए मैंने वोट किया। कैसा लग रहा है, पहली बार आप वोट कर रहे हैं? काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी एक्साइटेड थी मैं, और मैं तो काफ़ी टाइम से थी कि नहीं मेरे को फर्स्ट टाइम वोट करना है। मैंने तो अपनी फ्रेंड्स को बताया वोट दी हमारे गवर्नमेंट है हमारी। उम्मीद किया आपको क्या हमारे आपके काम होंगे, किस लिए वोट दिया? गवर्नमेंट कम देती है, खर्चा देती है। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने एक खुसूसी इंटरव्यू में आर्टिकल 370 के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि जो लोग 370 की मनसूखी का जश्न मनाते थे वो अब रो रहे हैं। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद नौजवान परेशान है, नौकरियों का बहरान पैदा हो गया है, नौजवान मंशियात की लत का शिकार हो रहे हैं। न्यूज 18 जेकेएलएच के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी ने पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के साथ खुसूसी बातचीत की। लेकिन अभी ये है कि आप बीजेपी को अपोज कर रही हैं हर एक प्लेटफॉर्म पे, लेकिन उनका ये कहना है कि बीजेपी को लाने वाले आप लोग थे। देखिए, बीजेपी के साथ जो मुआहदा, जो अलायंस पीडीपी का हुआ, कोई भी पार्टी अगर उनके पास 60 सीटें भी होती नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, तब भी वो बीजेपी से ये सारे बातें नहीं मनवा सकते थे जो हमने मनवाई। कि हमने कहा 370 को नहीं छेड़ना है, फौज को निकालना है सिविलियन एरिया से, एस्पा को खत्म करना है, पाकिस्तान से बात करनी है, हुर्रियत से बात करनी है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये बातें बीजेपी को कोई और पार्टी मनवा सकती। तो आपको बताते चलें कि पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का ये पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप आज रात, अब से कुछ देर बाद यानी रात 8 बजे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक एमएलए शाह महमूद तांत्रे ने महबूबा मुफ्ती के इंटरव्यू पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। सुनिए। साहब, न्यूज 18 जेकेएलएच से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई है जहां पर अपनी पार्टी के कुछ लीडर्स ने इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि जो 7 तारीख को पुंछ, अनंतनाग, रजौरी सीट पे इलेक्शंस होनी है उसे डेफर किया जाए। महबूबा मुफ्ती ये कह रही है कि एक साजिश है, कैसे आप इसे काउंटर करेंगे? ये बड़ी दुख की बात है। जब भी यहाँ पे कुछ बात होती है तो ये उसको मरकज के साथ ही जोड़ते हैं, बराक के साथ जोड़ते हैं, ये वहाँ से साजिश हो रही है। असल में सोढ़ी साहब, आप यहाँ देख रहे हैं पुंछ की हालत आप जानते हैं। 70 किलोमीटर पे मेरी ये स्केटर्ड कंस्टिट्यूंसी है। पिछले 15 दिन से मैक्सिमम बारिशें हो रही हैं। आप मुझे बताएं, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि मैं 70 किलोमीटर के इस दायरे में जाकर लोगों के पास जाऊं, उनसे रिक्वेस्ट करूं, या कोई और पार्टी जाए? ये भी तो हम हक रखते हैं कि हम उसके लिए लोगों को। लेकिन महबूबा मुफ्ती का ये कहना है कि जिस तरह से लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, पिछले 3-4 दिन से वो इस एरिया में कैंपेनिंग अपनी कर रही हैं, लोगों से वोट मांगने जा रही हैं, कह रहे हैं उससे कहीं ना कहीं अपनी पार्टी, बीजेपी और कई ऐसी पार्टीज बौखलाहट में हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि लोगों पे प्रेशर बिल्ड किया जाए, इसलिए इलेक्शन को डेफर किया जाए। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे इस वक्त जो मुफ्ती साहब मरहूम मगफूर के दौर में पीडीपी मजबूत थी, ऐसी कोई मजबूत यहाँ पे है। 150 गाड़ियाँ लेकर निकलना और दौड़ना, तो ये समझना कि बस 150 गाड़ियों के दौड़ने से हम यहाँ पे बहुत मजबूत है, ऐसा कुछ नहीं है। ग्राउंड की रियलिटी तो तब पता चलेगी जब बैलेट बॉक्स खुलेगा। तो इसको अभी तो कोई नहीं ऐसा कह सकता है कि कौन इसमें आगे बढ़ रहा है, कौन पीछे बढ़ रहा है। कोई भी किसी से कम नहीं है, यहाँ पे एक से बढ़कर एक है। तो यहाँ पे तो एक मजबूत स्थिति है हमारी। तो वजह क्या है, क्यों अपनी पार्टी डिमांड कर रही है कि इलेक्शंस को पोस्टपोन किया जाए? मैं तो ये कह, सो फार एज माई कंसर्न इज कंसर्न, ये तो चलिए हाईकमान हमारी क्या कह रही है उसके लिए मैं आपको अपनी सिचुएशन बता रहा हूँ कि 70 किलोमीटर पर मेरी कंस्टिट्यूंसी है। पिछले 15 दिन से बारिशें मैक्सिमम हो रही है, तो कैसे हम लोगों के पास पहुंच पाए और उनसे रिक्वेस्ट करें? तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, आज नहीं इलेक्शन होंगे, 8 दिन के बाद होंगे। ये तो ऐसे ही वो समझ रहे हैं, उनको समझना चाहिए, आवाम की दुख दर्द को भी समझना चाहिए। आवाम को भी, वो भी जज है, वो देखें हर एक। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। डीडीसी चेयरमैन बडगाम नज़ीर अहमद खान ने बारामूला पार्लिमानी नशिस्त पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सज्जाद गनी लोन को गैर मशरूत हिमायत देने का ऐलान किया है। नज़ीर अहमद खान ने अपने रिहाइशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर सज्जाद गनी लोन को हिमायत देने का ऐलान किया। नज़ीर अहमद खान ने उमर अब्दुल्लाह को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वाज़ेह है कि कल पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने आबिद हुसैन अंसारी के हमरा नज़ीर अहमद खान की रिहाइशगाह पर मुलाकात की थी। रहनुमा है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, और उनके जो भतीजे हैं मौलाना इमरान अंसारी साहब, उसका भी एक बहुत ही बड़ा नामी है। तो जब उन्होंने दरखास्त की यहाँ आके, कहा कि नज़ीर साहब आज हमारी आप मदद करें, मैंने उसका पूरा टेस्ट किया कि सज्जाद साहब मेरे घर आए, उन्हें बड़ी इज्जत के साथ यहाँ मुझे दरखास्त की कि नज़ीर साहब हम आपकी मदद के ख्वाह हैं,
हमें उम्मीद है कि आप हमारी मदद करें। उनके साथ हमारे सीनियर और रिलीजियस जो हमारे कायद हैं, जो आबिद हुसैन अंसारी साहब, हालांकि यहाँ इमरान साहब ने मुझे दिल्ली से कॉल किया, कहा कि आई एम वेरी सॉरी कि आई एम इन दिल्ली, अदरवाइज मैं भी बड़ा शौक रखता था कि आपके घर आ जाएं। ये सारी चीज़ें जमा करके देखा तो और आज मैं आपके सामने बहोश हवास अपने ज़िले बड़गाम के हालात को ठीक करने के लिए ऐलान करता हूँ कि हम मोहतरम सजाद साहब को यहाँ से बड़े दिल से अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे ताकि हम भी सियासी बाहर देख लेंगे। दिलीप पंडिता ने एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अनंतनाग राजौरी हल्के से आज़ाद उम्मीदवार दिलीप पंडिता ने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि वो वक्त की कमी की वजह से इंतखाबी मुहिम चला सकें, जिसके बायस उन्होंने इलेक्शन कमीशन से पोलिंग की तारीख मुलतवी करने का मुतालबा किया है। ये जो इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गई है, मैं इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि 24 तारीख को हमें सिंबल मिला, 7 तारीख को हमारा इलेक्शन है और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी इतनी बड़ी है कि हम उस कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरा दौरा नहीं कर सकते हैं और हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको डेफर किया जाए ताकि हम लोगों को टाइम मिले, हम अपने एरिया की कैंपेनिंग करें और हम अपने लोगों तक पहुंचे जिन लोगों तक हमें अपनी आवाज़ पहुंचानी है। इससे कबल महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, अल्ताफ बुखारी और रविंदर रैना इस मामले पर अपना मौक़िफ़ जाहिर कर चुके हैं। आइए आपको बताते हैं कि इन लीडरों ने क्या कुछ कहा। तो मुझे हैरानी होगी कि 8 अप्रैल को अगर मुगल रोड खुला है और जो पार्टी जिन्होंने लेटर लिखा है वो सब बीजेपी उनको सपोर्ट कर रही है। बीजेपी तो बहुत ही मालदार पार्टी, उनके पास पैसा है, वो चॉपर से उनको ला सकते हैं, ले जा सकते हैं। पर हमारी जैसी पार्टी जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, हमने अपनी इलेक्शन की मुहिम 20-25 दिन से शुरू की। हमारे वर्कर अपनी जेब से पैसा खर्च करके इस मुहिम को आगे चला रहे हैं, तो हमारे लिए तो ये फिजिबल नहीं है। अगर आप उसको और 20 दिन डिले करते हैं तो मैं जानना चाहती हूँ कि इसके पीछे क्या वजह है, क्योंकि मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी की सरकार को भी कहना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों का बहुत मुश्किल से इलेक्शन प्रोसेस पे यकीन हो गया है। वो भी उसके लिए उनके जो अपने लीडर हैं बीजेपी के, अटल बिहारी वाजपेयी को 2002 में लाल किले से ऐलान करना पड़ा कि हम जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाएंगे, और आज ये उसी इलेक्शन को दागदार बनाना चाहते हैं। ये कहीं भी मुल्क में नहीं होता है कि आप किसी वजह से, सड़क की वजह से, किसी और वजह से जो है इलेक्शन को डेफर कर दो, पोस्टपोन कर दो। अभी इनके पास क्या गारंटी है कि वो बसी और नहीं उतर के आएगी? जो पत्थर आते हैं, पत्थर तो साल के साल आते हैं, जब तक इस पे टनल नहीं बनता है तब तक तो ये सड़क ऐसी ही रहेगी, इसमें तो आमद रफ्त हमेशा रुकती रहेगी। तो मेरा ये इलेक्शन कमीशन को और एनडीए सरकार को ये कहना है कि आप जो इस वक्त करना चाहते हैं ये बहुत गलत है। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों का जितना भी भरोसा है, अब उनके पास क्या रखा है आपने? सब कुछ तो ले गए। अब एक वोट की पर्ची का हक भी आप उनसे छीनना चाहते हैं। चल रही है, रोड बंद है, सीधी सी बात है। मुगल रोड बंद है, एक दिन खुल जाती है, 4 दिन बंद रह जाती है। जब ये कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी बनाई गई है कि पार और आर, ये पहला इलेक्शन है, तो जब रास्ता खुला नहीं होगा भैया तो कैसे चलेगा? कैसे वोट डालेंगे लोग? ऊपर पहाड़ियों में लोग रहते हैं, तो इसलिए बात तो वोट तो सबको हक है ना, ये तो रोज रोज हक नहीं होता है। इलेक्शन 10 दिन 20 दिन पोस्टपोन भी हो सकता है, क्या बात है। कुछ दिनों से हम ये खबरें सुनते आए हैं कि बीजेपी और उनके जो पार्टनर पार्टीज हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके दोबारा जो है इस तरह की साजिश रचाने पे सोच रहे हैं, और बहाना ये बनाया जाएगा कि मुगल रोड जो है, मुगल रोड में जो है वहाँ चलने फिरने की जो है वो हालत ठीक नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से मैं इलेक्शन कमीशन को ये अपील हम करें या उन्हें हम वार्न करें कि इस तरह का कदम उनको उठाना नहीं चाहिए। डिमांड हर पार्टी के तरफ से नहीं आई है। अगर आप जो इलेक्शन कमीशन के तरफ से जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को जो चिट्ठी गई है वो भी एक अजीब चिट्ठी है।
सबसे पहले तो उनमें वो लोग शामिल हैं जो इलेक्शन लड़ भी नहीं रहे हैं। अब मुझे बताइए, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का इसमें कोई उम्मीदवार है नहीं, बीजेपी का इसमें कोई उम्मीदवार है नहीं, उनको इस इलेक्शन से क्या लेना देना? क्या वो दोबारा इस बात को साबित कर रहे हैं कि पिछली दरवाजे से वो किसी उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं? और जब उनका इस इलेक्शन में कोई उम्मीदवार है नहीं, तो उनकी राय को जो है इलेक्शन कमीशन कंसिडर क्यों कर रही है? अगर इलेक्शन कमीशन कोई फैसला करता है कुछ भी, तो हिंदुस्तान के शहरी होने के नाते हम इलेक्शन कमीशन की इज्जत करते हैं। रजौरी पुंछ को जो अनंतनाग कुलगाम शोपियान से जोड़ने वाला रास्ता है, मुगल रोड का, पीर की गली का, वहां बर्फबारी के चलते सड़क बंद है, रास्ता बंद है, लैंडस्लाइड हुई है मुगल रोड के ऊपर। तो जब उमर अब्दुल्ला साहब या महबूबा मुफ्ती साहिबा को रजौरी पुंछ में कैंपेन के लिए उनको आना होगा तो उनको परेशानी होगी, और जब रजौरी पुंछ से किसी को अनंतनाग कुलगाम शोपियान में जाके कैंपेन करनी होगी तो बर्फबारी और लैंडस्लाइड के चलते उसको दिक्कत होगी। तो ये तो मौसम की खराबी के चलते, भारी बर्फबारी के चलते, बारिश के चलते जो रोड बंद हो गया है, ये उसके कारण इलेक्शन कमीशन ने इसको लेकर कोई फैसला वो कर रहे हैं या इसके बारे में वो सोच रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को बार बार तनकीद बनाते हैं उमर साहब और मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा, ये ठीक नहीं है। ये उनके लिए भी, वो कैसे जाएंगे उमर साहब रजौरी पुंछ में वहां रैली करने के लिए? उधर जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला और बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने न्यूज़ 18 के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू के दौरान आर्टिकल 370 से मुतालिक पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती के बयान पर जवाबी हमला किया। कविंदर गुप्ता ने कहा कि महबूबा मुफ्ती जैसे लीडर मायूस हैं और झूठ फैला रहे हैं। न्यूज़ 18 से खास बात की है और इस बातचीत में महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट पर तीखे हमले किए हैं। इस पर मेरे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के सीनियर लीडर और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता। गुप्ता साहब, महबूबा मुफ्ती ने न्यूज़ 18 से बात की है और उसमें उन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि बहुत सारी चीज़ों पर कहा है। ये भी कहा है कि धारा 370 हटने के बाद जो डेवलपमेंट के जो दावे किए जा रहे हैं वो एक्चुअल में है ही नहीं। यूथ नशे की तरफ जा रहा है, बेरोजगारी हो गई है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, बंद आंखों से जब इस प्रकार के राजनीतिज्ञ ऐसी चीज़ें देखते हैं, उनको पत्थरबाजी जो बंद हुई है दिखती नहीं है। कश्मीर में टूरिज्म बड़ा है, वो दिखता नहीं है। कश्मीर में रोज़मर्रा के जो बंद थे वो नहीं दिखते हैं। आज जिस प्रकार से हुर्रियत और जमायत जो उनकी बैकबोन थी उसको भारत सरकार ने तोड़ा, तकलीफ तो होगी ही। तो धारा 370 के बाद जिस प्रकार से एक बदलाव आया है, एम्स, IIM, उसके बाद आप रिंग रोड्स देखिए, एक्सप्रेस हाईवेज देखिए, मेडिकल कॉलेजेस देखिए, हर में बदलाव है। लेकिन इनका बदलाव जो इनमें आना चाहिए था वो अभी तक नहीं आया है। आप सपा पे उन्होंने कहा कि जो दावे जो ऐलान किया है, अमित शाह जी ने भी कहा है कि हम इसको हटाएंगे। उन्होंने कहा ये तो सिर्फ दावे करते हैं, वास्तविकता में इन दावों, इन प्रॉमिसेस का, इन वादों का कोई भी प्रैक्टिकल ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। देखिए, फ्रस्ट्रेशन है। जो उनके खास थे INDI गठबंधन के, जिनके साथ बैठ करके बहुत सी गुपकार में बैठ के हुआ करती थी, आज उसका कोई औचित्य नहीं रहा। तो एक दूसरे को जान के दुश्मन बने बैठे हैं इलेक्शन के मामले में। तो ये इस कारण से इस प्रकार की बातें निकल रही हैं। बाकी इनका एजेंडा है कि भारत सरकार मजबूत सरकार है और उसको ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता जिस प्रकार से कांग्रेस की या पहली सरकार को किया करते थे। इसलिए ये चाहते हैं कि वैसे दौर वापस आए, पत्थरबाजी का, आतंकवाद का, भ्रष्टाचार का, अलगाववाद का, तो वो आने वाला नहीं है। इस प्रकार से महबूबा मुफ्ती बहकी बातें कर रही हैं। कविंदर गुप्ता, सीनियर बीजेपी नेता और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, महबूबा मुफ्ती ने जो बातचीत की है या हमारे को इंटरव्यू दिया है उस पर उन्होंने उनको काउंटर अटैक किया है और कहा कि महबूबा मुफ्ती झूठ बोल रही हैं और उनकी बातों पे यकीन ही नहीं करना चाहिए। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। उधर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी उमर जान ने NC और PDP को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इन दोनों पार्टियों ने कश्मीर के नौजवानों के साथ इस्तेहसाल किया है। उमर जान ने जिला पुलवामा के रत्नीपुरा इलाके में अवामी राब्ता मुहिम के बाद न्यूज़ 18 JKLH के साथ बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया।
उमर जान ने लोगों पर जोर दिया कि वो अपनी पार्टी के पार्लिमानी उम्मीदवार के हक में वोट देने की अपील की है। उमर ने कहा कि एनसी और पीडीपी ने नौजवानों का इस्तेमाल करके अपना मकसद निकाला है। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज तक खोखले नारों के साथ हमारे नौजवानों के साथ धोखा किया है। खासकर मैं इस जिले की बात करूं, जो लोगों ने एतमाद दिया था, एतबार दिया था, वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ किया। इंतखाबी अमल में शफाफियत को यकीनी बनाने की एक मुश्तरका कोशिश में बारामूला पार्लिमानी हल्के के इंतखाबी अखराजात के मुबस्सिर सीताराम मीना ने डाक बंगले में उम्मीदवारों और सियासी जमातों के अखराजात को मुनज़्ज़म करने के लिए जिम्मेदार मुतल्लिका टीमों के साथ एक जायजा मीटिंग की। सदारत की इलेक्शन अफसर को इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के अखराजात की निगरानी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से मुकर्रर करदा रहनुमा खतूत के मुताबिक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जियों को नाफिज करने और इनका मुआयना करने के लिए कायम करदा अखराजात की निगरानी करने वाली टीमों और अकाउंट टीमों की तश्कील के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ईओ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से बयान करदा रहनुमा खतूत के जरिए उम्मीदवारों के कानूनी अखराजात की हदों की पाबंदी करते हुए अखराजात के दुरुस्त रिकॉर्ड को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। शोपियां में बीजेपी पार्टी विंग ने पदपवान शोपियां में पार्टी कारकुनों की मीटिंग में सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कारकुनों ने शिरकत की। जिला सदर बीजेपी मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने कारकुनों से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के हक में अपना वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को राजौरी अनंतनाग सीट के इलेक्शन की तारीख को दोबारा शेड्यूल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महकमे मौसमियात की जानिब से 6 मई को बर्फबारी की भी पेशगोई है और इससे वोटिंग फीसद मुतासिर होगा। नहीं, ये तो है हमारी जो डिस्ट्रिक्ट टीम है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वर्क कर रहे हैं। हम तो आज थोड़ी चले, हम 24 घंटे प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारा तो वर्क चल रही है पार्टी के लिए। हर जगह हमने अपने कन्वेंशन कर रहा है पार्टी के तरफ, पार्टी वर्क, पार्टी कैसे बढ़ानी है, पार्टी पे कौन सी काम करनी है, लोगों के कौन सी मुश्किलात है वो भी देखना है। वो तो है सही अपनी पार्टी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार जफर इकबाल मनहास का कहना है कि वो अपनी जीत के लिए पुरउम्मीद हैं, जबकि मौजूदा मौसमी हालात अनंतनाग राजौरी सेगमेंट में इंतखाबात को मुअख्खर कराने का जवाब बयान कर रहे हैं। अनंतनाग के जैरपुरा शतरगुल इलाके में पार्टी के खवातीन विंग की जानिब से मुनक्किदा एक सियासी जलसे से खिताब के बाद मनहास ने इन बातों का इजहार किया। इनके हमरा पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक MLA अब्दुल रहीम राथर और दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। हर मुकाबला होता है अपनी तरफ से, जो हमारे बस में है, जो हमारी बिसात है, जो हमारे मकदूर में है, उसके मुताबिक हम कोशिश कर रहे हैं कि इस इलेक्शन में हम जीत हासिल करें और जो रवायती सियासत है उसका यहाँ से खात्मा करें। आप देख रहे हैं मौसम का क्या हाल है। आज भी बीच में से एक दिन मौसम ठीक हुआ तो महबूबा जी चली गई तो उन्होंने कहा सारा कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि वो हमेशा यही सोचते हैं कि जिस रोज़ उनके घर का चूल्हा जले तो लोगों के घर में कोई खाए पिए। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। जमहूरियत के तई अपना फर्ज अदा करते हुए चारों बहनों ने अपने भाई के साथ अपने वालिद की वफात के बावजूद वोट कास्ट किया। ये मिसाल जम्मू कश्मीर के ज़िला रियासी के आगरबलिया पंचायत के इलाके नावाबाद में कायम हुई है, जिससे घर में बाप का इंतकाल हुआ था। तमाम रकम खर्च करने के बाद खानदान ने अपना वोट कास्ट किया। आपको बताते चलें कि मरहूम हाजी गफूर के इंतकाल के बाद बेटी मुमताज़ ने अपनी 3 बहनों और एक भाई के हमरा पोलिंग स्टेशन जाकर वोट कास्ट किया। उन्होंने जमहूरियत का फ़र्ज अदा करते हुए ये मिसाल पूरे हिंदुस्तान में कायम की है। इस मिसाल की हर तरफ तारीफ हो रही है, क्योंकि घर वालों ने ऐसे इंतहाई दुख की घड़ी में अपना वोट डालना ज़रूरी समझा। 2024 के लोकसभा चुनावों में 4 बेटियों ने एक लोकतंत्र को मजबूत करने हेतु जो है एक मिसाल जो है वो पेश की है। हम इस समय रियासी जिले के अगारबलिया पंचायत के नवाबाद मोड़ा में मौजूद हैं, जहां पर कल जो है वो पिता का जनाजा निकलता है और जनाजा पढ़ने के बाद जो है वो 4 बेटियां और एक अपने भाई को लेकर के जो है वो पोलिंग बूथ पर जाकर पहुंचती हैं और अपना वोट देकर के जो है वो फर्ज भी अदा करती हैं। मेरे साथ इस समय मुमताज मौजूद हैं, जिनके पिता का कल जो था वो जनाजा हुआ था और उसके बाद जो सुपुर्द खा किया गया, जिसके बाद इन्होंने अपना जो फर्ज था लोकतंत्र को मजबूत करने को लेकर के वो भी अदा किया। मुमताज जी, कल पिता की मौत हुई, उसके बाद आपने वोट अदा किया, किन किनों ने किया? आपके परिवार में कौन कौन मौजूद है? सब मौजूद है, 4 बहना, एक भाभी है, भाई है मेरे साथ। उन सब ने वोट डाला। कब मौत हुई थी पिताजी की और पिताजी का नाम क्या था? हाजी अब्दुल गफूर, 95 साल।
उम्र उसकी उम्र थी। तो कल 8 बजे 8 बजे हाँ मौत हो गई। कल जुम्मा भी था। कल जुम्मा भी था। जब जनाजा पड़ा उससे बाद हमने वोट डाला। जनाजे के बाद वोट जनाजा के बाद वोट डाला। आपको ये फर्ज पता था कि वोटिंग हो रही है, वोट देना बड़ा जरूरी है? हाँ वोट भी जरूरी था और जनाजा भी पढ़ना जरूरी था। पहले जनाजा पढ़ा उससे बाद वोट डाला हमने। ये हाजी अब्दुल गफूर साहब जो है मेरे सक्के मामू थे। थोड़े दिन कोई 4 जनवरी को मेरी वालदा साहब भी गुजर गई थी। जम्मू कश्मीर अंजुमन शरई शयान के सदर आगा सैयद हसन अल मूसवी असफ़ी ने ईरान की इस्लामी शख्सियत आयतुल्लाह इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह पर किताब के ज़रिए की जाने वाली गलत बयानी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि इस्लाम के खिलाफ ये एक प्रोपेगेंडा है जिसे मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की कि इस मामले पर फौरी कार्रवाई की जाए और मुलविस अफराद को सज़ा दी जाए। आगा सैयद हसन ने मज़ीद कहा कि स्कूलों में इस तरह की किताबें पढ़ाने से बच्चों के जहनों पर बुरा असर होगा। उन्होंने तंबीह दी कि अगर इस पर कार्रवाई न की गई तो इसके संगीन नताइज होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि आयतुल्लाह खुमैनी एक ऐसी शख्सियत है जो नौजवानों के रोल मॉडल हैं और इस तरह से उनकी तौहीन करना नाकाबिले बर्दाश्त है। इस तरह सुबह से ये खबर गश्त कर रही है, अफराद का इस तरह नाम लिया गया है, उसमें अज़्ज़म-उश-शान शख्सियत हज़रत आयतुल्लाह उज़्ज़मा इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र है। आयतुल्लाह उज़्ज़मा की शख्सियत पूरे दुनिया पर अयान है। वो उधर जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मुमताज़ मज़हबी रहनुमा हुज्जतुल इस्लाम और मुस्लिमीन मौलाना मसरूर अब्बास अंसारी ने क्यू कंटेंट बुक्स की जानिब से मरजउल आली क़द्र और बानी इनक़लाब इस्लामी हज़रत आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद रूहुल्लाह खुमैनी से मुतालिक तौहीन आमेज़ सबक निसाब में शामिल करने के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार किया। दिल्ली के एक पब्लिशर ने 6ठी जमात की किताब में एक सबक का उन्वान ये रखा है कि द इवल पर्सन्स मोस्ट इवल पर्सन्स ऑफ द वर्ल्ड। उसमें इमाम खुमैनी अलैह रहमा को भी शामिल किया गया है। ये सरासर तौहीन है न एक शख्स की बल्कि मुसलमानों की, खुसूसन शिया मुसलमानों की। इमाम खुमैनी न सिर्फ शियों के रहबर थे, कायद थे और मर्ज़ तक़लीद थे, बल्कि तमाम मुसलमानों और तमाम मुस्तज़अफ़ीन और कमज़ोर और मज़लूम इंसान जो दुनिया भर में हैं उनके रहनुमा और रहबर थे। ये इन सब की तौहीन है। आज पूरा आलम इस्लाम सरापा एहतिजाज है इस हिंदुस्तानी पब्लिशर की इस फाश गलती पर, और हमारा यही मुतालबा है कि ये पब्लिशर माफ़ी मांगे और इस किताब को जल्द अज जल्द वापस ले ले। और हमारी उन असातिज़ा और उन प्रिंसिपल साहिबान और उन स्कूलों से भी दरख्वास्त है जिन्होंने इसको अपने। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटी से ब्रेक के लिए। स्कूली किताब में ईरान के मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह इमाम खुमैनी के खिलाफ शाये किए जाने वाले अल्फाज के खिलाफ आज बडगाम में एहतजाज हुआ। एहतजाजियों ने कहा कि स्कूली किताबों में मजहबी रहनुमाओं के खिलाफ इस तरह के अल्फाज से इनके एहसासात मजरूह हुए हैं। चौक बडगाम में हुए इस एहतजाज में कसीर तादाद में एहतजाजियों ने शिरकत करते हुए सरकार से अपील की कि इस पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि जिस पब्लिशिंग हाउस ने इस तरह की किताब जारी की है इन पर पाबंदी आयद की जाए और जिस मुसन्निफ ने मजमून लिखा है इसको भी बैन किया जाए। हम यही कहना चाहते हैं लोगों से, इसे वायलेंस क्रिएट होगी, इससे एक तरीके का दिमाग में जो जैसे शख्सियत है वो पहचान नहीं रहेगी इसकी। हम यही अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट से, जो ये सिलेबस में है इसको कंडेम करे। इससे एक हमारे जो सेंटिमेंट्स है वो हर्ट होते हैं और इससे वायलेंस क्रिएट होगी। पूरे जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से हम यही रिक्वेस्ट। कान्हा मागाब में कायम नूरुल ऐन ट्रस्ट जम्मू कश्मीर के हेड ऑफिस पर मुख्तलिफ यतीम और बेसहारा नौजवान लड़कियों में शादी ब्याह के लिए मुख्तलिफ किट्स और नकद रकम तकसीम की गई। इस मौके पर मुख्तलिफ उलमा, DDC चेयरमैन बडगाम नज़ीर अहमद खान और दीगर शख्सियत मौजूद थे। यतीम लड़कियों ने नूरुल ऐन के इस इक़दाम पर खुशी जाहिर की। उनका कहना है कि इस दौर में भी यतीम और मुफलिसीन की
तादाद दादरसी की जा रही है। उलमा ने भी यतीमों और मिस्कीनों की मदद करने की अपील की। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पामपुर में हज पर जाने वाले आजमीन को टीके लगाए गए। मेडिकल ऑफिसर के मुताबिक अवंतीपुरा, पामपुर और काकपुरा से ताल्लुक रखने वाले आजमीन को वैक्सीन लगाए गए। उन्होंने कहा कि इतवार को भी यह सिलसिला जारी रहेगा। हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव कम मेडिकल चेकअप हाजी साहिबान की हो रही है। ये हाजी साहिबान हमारे तहसील काकपुरा के हैं, हमारे अवंतीपुरा के हैं एंड इंक्लूडिंग पामपुर के हैं। टोटल 238 हैं। अभी तक हमारा लगभग 70% अचीवमेंट हो गया है। जो भी पेंडिंग होंगे इंशाल्लाह हम वो कंटिन्यू ड्राइव रखेंगे। इंशाल्लाह वो कल संडे को भी हम। लद्दाख में महकमे सेहत करगिल ने खित्ते में आज़मीन हज 2024 के लिए एक जामे वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की। मुहिम का मकसद तमाम आज़मीन हज के सफ़र से पहले इनके सेहत और हिफाजत को यकीनी बनाना है। इब्तदाई तौर पर 3 दिन पर मुहित वैक्सीनेशन प्रोग्राम की वजह से श्रीनगर में फंसे हुए हाजियों की रिहाइश के लिए ज़रूरत के मुताबिक बढ़ाया जा सकता है। यह फैसला महकमे सेहत के तमाम आज़मीन हज को ज़रूरी खिदमात फराहम करने के अज़्म की अक्कासी करता है। वैक्सीनेशन मुहिम के इब्तदाई मरहले के दौरान 30% हदफशुदा आबादी को पहले ही वैक्सीन कर दिया गया है। करगिल में 269 आज़मीन ने वैक्सीन हासिल की है, जिनमें करगिल ब्लॉक में 80 और जंस्कार ब्लॉक के 2 आज़मीन शामिल हैं। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।